नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। मेवात में आग लगी है। मेवात में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने एक ऐलान किया है। वो ऐलान दंगाइयों से वसूली होगी, दंगाइयों से उसकी कीमत वसूली जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल अब हरियाणा में बवाल को रोकेगा। इस पूरे जो मेवात के अंदर जिस तरीके से पूरा आग लगाने की जो कोशिश की गई है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम करेगा। और जो बवाली हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश मनोहर लाल खट्टर ने दिया है और साफ तौर पर कहा है कि हमने एक अधिनियम बनाया है जिसमें जो भी सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो भी दंगे भड़का रहा है, उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। आपको याद होगा जिस समय सीए और एनआरसी का बवाल चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जगह जगह पर दंगाइयों के पोस्टर लगाए थे और पोस्टर लगाने के साथ दंगाइयों को चुन चुनकर उनके घरों में बुलडोजर चलाए थे, उनसे रिकवरी के आदेश जारी किए थे। अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल हाई कोर्ट के जज ने कहा था, ममता बनर्जी के जो है चीफ सेक्रेटरी से जो है कहा था, होम सेक्रेटरी से कहा था कि अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे हैं तो योगी का बुलडोजर बुला लीजिए। तो क्या अब मेवात के हालातों को सामान्य करने के लिए योगी आदित्यनाथ मॉडल पर अब मनोहर लाल खट्टर सरकार यहां के बवाल को रोकेगी? क्या मेवात का सिर्फ एक विकल्प बचा है? वाकई में उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आज पूरे देश में नजीर बन गया है। जब मध्य प्रदेश के अंदर कुछ बवाल होता है तो शिवराज सिंह चौहान योगी मॉडल का जिक्र करते हैं और बुलडोजर चलवाते हैं अपराधियों के यहां। जब उत्तराखंड में एक बेटी की अस्मत और उसकी हत्या की जाती है, उसके बाद वहां पर भी बुलडोजर चलता है और कहीं ना कहीं अपराधियों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। राजस्थान में जब हिंसा होती है तब लोग मांगते हैं, कहते हैं योगी मॉडल लागू कीजिए, बवाल रुक जाएगा। अब हरियाणा के मेवात में जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग कह रहे हैं यहां पर भी योगी को होना चाहिए, अगर योगी आदित्यनाथ यहां पर होते तो जो है यहां पर बवाल ही नहीं होता। आप जिस मेवात को आप अफगानिस्तान का, आप पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं, कहते हैं मेवात आज पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह के पाकिस्तान के ना जाने कितने टुकड़े हुआ करते थे। आप याद कीजिए मुजफ्फरनगर को, सहारनपुर को, आप शामली को, बिजनौर को, ये वो तमाम इलाके हैं, मेरठ को, कानपुर को, खुद लखनऊ को, ये वो सारे इलाके हैं जो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे वहां पर भारत पाकिस्तान जैसी स्थितियां होती रहती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के 2017 में सत्ता संभालने के साथ सबसे पहले इन्हीं दंगाइयों पर बुलडोजर चले, सबसे पहले उन्हीं की संपत्तियां नेस्तनाबूद हुई और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश में अब कोई भी गुंडा ना तो सर उठाने की कोशिश करता है और ना ही कोई दंगाई किसी आग लगाने की किसी जगह पर। तो ये सब कुछ हुआ, कहते हैं डर। जब तक सरकार का इकबाल नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, तब तक हालात कभी नहीं सामान्य होंगे। मेवात में जिस तरीके से हालात पैदा किए गए, जलाभिषेक यात्रा के दौरान जिस तरीके का पूरा बवाल हुआ, उसके बाद वो बवंडर एक के बाद दूसरे जिलों तक आता चला गया। इस समय हरियाणा के 8 जिले हैं जहां पर धारा 144 लगी हुई है। तो फिर आखिर हो क्या रहा है? वहां पर रोक पाने में वहां की सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है? बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है, उसके बावजूद दोनों जगह पर बवालियों को निपटने के लिए पैमाने अलग अलग हैं। लेकिन अब खट्टर सरकार ने जो ऐलान किया है, वो ऐलान ये बताने के लिए काफी है कि अब उन दंगाइयों की सामत आने जा रही है, उन बवालियों की सामत आने जा रही है और अब पूरी तरीके से जो है
एक एक व्यक्ति को, एक एक जिम्मेदार को चुन चुन कर अब वहां की पुलिस, वहां की सरकार उनको सबक सिखाएगी। यानी अब योगी मॉडल से उनको सबक सिखाया जाएगा। यह तो रही कार्रवाई की बात। लेकिन अब आपको एक चीज और समझना होगा कि आखिर मेवात में ऐसा क्या है, और मेवात के पीछे जो बवाल हुआ है, पूरा फसाद हुआ, क्या इस फसाद के पीछे कोई सियासी हथकंडा भी है क्या? एक मशहूर शेर है कि कहते हैं कि सरहद में बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो आज मुझे लगता है कि जो हालात हैं इसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं चुनाव है। जल्द ही हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और उसी से लगा राजस्थान है। यानी जो मेवात का जो पूरा इलाका है, इसमें हरियाणा का नूह, इसके साथ आसपास के इलाके, और राजस्थान का भरतपुर और उसके आसपास के इलाके, ये इस मेवात के इलाके में आते हैं। और मेवात को अगर आप दूसरा पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान कहें तो फिर आप कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मेवात के इलाके में जाएंगे तो आपको कुछ उसी तरह का एहसास होगा। वो लगेगा कि वो हिंदुस्तान से कटा हुआ एक अलग हिस्सा है। वहां पर जिस तरीके से मेव मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, आप देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे जाइए, 1881 में यही मेव मुसलमान जो पहली जनगणना हुई थी, उस वक्त ये सब हिंदुओं में गिने गए थे। उसके बाद ना जाने कैसे ये सारे मेव हिंदू मेव मुसलमान बन गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर आखिर ऐसा क्या कुछ बदला। दरअसल माना जाता है कि दरअसल मेवात में जो मेव मुसलमान थे वो सब कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। पहले वो कभी राजपूत हुआ करते थे, वहां पर आदिवासियों का एक बड़ा कुनबा है, तो आदिवासियों में से भी ये तमाम में हुआ करते थे, और बैकवर्ड और एससी मेजॉरिटी से मिल करके वहां पर बहुत सारे लोगों का जो कन्वर्जन हुआ और उसके बाद वो मुस्लिम बन गए। इसीलिए आज भी मेवात के जो मेव मुसलमान हैं, इनके वो तमाम रिचुअल्स ऐसे हैं जो आज भी हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। आज भी यहां पर एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता जैसे हिंदुओं में नहीं होता। आज भी यहां पर विवाह के समय वो तमाम रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिन रिचुअल्स पे जो है जो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। आज भी यहां पर कुआं पूजन की जो परंपरा है, ये वो तमाम चीजें जो बताती हैं कि कैसे आज भी जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस मेवात के इलाके में बहुत कन्फ्लिक्ट नहीं रहे। लेकिन आखिर ये 10 सालों में मेवात अपने आप में पीओके की तरह बनता चला जा रहा है। मेवात भारत से कटता चला जा रहा है। मेवात के उन तमाम इलाकों पे आपको कहीं पर पाकिस्तान का झंडा दिखाई दे जाएगा, कहीं पर आपको अलग अलग तरीके के जो है एक तरह से जो भारत विरोधी बयान आपको जगह जगह मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी तरफ किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, मेवात में आज जो कुछ हुआ है वो दरअसल उसकी परिणति, उसकी पृष्ठभूमि कई सालों से तैयार हो रही थी। वहां पर लगातार दलितों को निशाना बनाया जा रहा था। मेवात का यह इलाका जहां पर 80% मेव मुसलमानों की तादाद है और 20% उसमें हिंदू हैं, और हिंदुओं में भी अगर 20% में आप देखें तो उसमें से 80% आपको वहां पर दलित और ओबीसी की मेजॉरिटी मिलेगी, और उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा था। 2020 में रिटायर्ड जस्टिस पवन कुमार की अध्यक्षता में दलितों के खिलाफ होने वाले उन तमाम उत्पीड़न और जो उनके साथ जो है नाइंसाफी हो रही थी, इसको लेकर के एक कमीशन बनाया गया था। जस्टिस पवन, जो एक्स जस्टिस थे पवन कुमार की एक रिपोर्ट, वो अपने आप में बेहद अहम है। उस रिपोर्ट का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। उस रिपोर्ट में जस्टिस पवन कुमार ने कहा था कि मेवात की हालत पाकिस्तान से भी बदतर है। पाकिस्तान और मेवात आज दोनों एक पायदान पर खड़े हैं। यहां पर दलितों को इंसान नहीं समझा जाता, दलितों की स्थिति जानवरों से बदतर है, और लगातार दलित महिलाओं को धर्मांतरण के जरिए जो है मुस्लिम बनाया जा रहा है या फिर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मवेशियों को शिकार बनाया जा रहा है। यह वो रिपोर्ट थी पवन कुमार की। वो 3 साल पहले आई, वो उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने भी उसको लेकर कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। दरअसल मेवात है, मेवात एक पॉलिटिकली फर्टाइल लैंड है,
पॉलिटिकली फर्टाइल कैसे है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेवात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे वजह क्या है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हमारा किसी पर कोई आरोप नहीं है, हम सिर्फ स्पेकुलेशन के आधार पर उस पॉलिटिकल सिनेरियो को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मेवात में 80% मेव मुसलमान हैं। वो मेव मुसलमान लिबरल हैं हिंदू माइथोलॉजी को लेकर के, हिंदुओं के रिचुअल्स को लेकर के, उनके बीच में काफी सिमिलैरिटी है। यही वजह है कि वहां कोई बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन 10-15 सालों से वहां के लोग जैसे जैसे वो कमाने के लिए, कोई दुबई गया, कोई सऊदीया गया, कोई ओमान गया, अलग अलग मुस्लिम देशों में यहां के लोग बाहर कमाने गए। वहां कमाने के दौरान उन्होंने वो पैसे को फंड किया यहां, और इसी के साथ जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लगातार कह रही थी कि दरअसल यहां पर बड़े लेवल पर फॉरेन फंडिंग हो रही है इस पूरे इलाके को अनसेटल्ड करने के लिए, इस पूरे इलाके को इस हिंदुस्तान के टुकड़े से काटने के लिए। क्योंकि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, वो कॉन्स्पिरेसी है कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में आप इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड तैयार कर दीजिए, वो आइलैंड जो हिंदुस्तान की जो लिबरल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसके पैरेलल खड़े होकर के न्यूसेंस क्रिएट करते रहे। ये कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसी के तहत मेवात को इस तरीके से तैयार किया जाने लगा कि वो उसे दूसरा कश्मीर के तौर पर जो है दिखाया जाने लगा। उस कश्मीर का रुख वो पूरा जामताड़ा बनता गया दूसरा। ये मेवात में न सिर्फ जो है डिजिटल फोर्जरी का जो एक बड़ा सिंडिकेट वो मेवात में बैठने लगा, इसके साथ ही पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एक बड़ा सेंटर मेवात बन गया। कम्युनल डिवाइडेशन के लिए वहां से बैठ करके सिंडिकेट ऑपरेट किए जाने लगे। तो एक तरह से एंटी सोशल एलिमेंट्स का एक बड़ा जमावड़ा मेवात के अंदर लग गया। उसके पीछे की वजह थी, दरअसल उसमें एक बेहतर तरीके से शेल्टर मिलता था। मेवात की हालत यह थी कि वहां पर अगर कोई थाने का कोई पुलिस वाला अगर वो किसी जांच के लिए किसी इलाके में किसी आरोपी गिरफ्तारी के लिए भी जाता था तो उसको डर लगता था कि वो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा। अभी कुछ दिन पहले ही 5000 पुलिस वालों ने मेवात में रेड डाली थी और वहां से जो है एक तरह डिजिटल फोर्जरी का पूरा जो नेक्सस चल रहा था उसको तोड़ने का काम किया था। लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह सिकंजा कस नहीं पाया। यानी मेवात में 3 साल पहले एक्स जस्टिस पवन कुमार की जो रिपोर्ट थी, अगर उसके आधार पर ही कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज मेवात में हालात ये खराब नहीं होते। अब आप समझिए इसकी पॉलिटिकली अब कैसे इंटरलिंक किया जा रहा है इस पूरी घटना को। देखिए, मेवात में राजस्थान भी आता है जहां कांग्रेस की सरकार है, मेवात में हरियाणा भी आता है जहां बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में भी चुनाव जल्द होने जा रहा है, राजस्थान में भी जल्द चुनाव होने जा रहा है, यानी दोनों जगह चुनाव होने जा रहा है। दोनों सरकारों की, दोनों पार्टियों की, सत्तासीन पार्टियों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपने अपने तरीके से उनकी जो है वहां वोट बैंक बिठाने की अपनी गणित है। कांग्रेस को चूंकि माइनॉरिटी का भी वोट चाहिए, उसको एससी और बीसी उसका भी वोट चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी चूंकि वहां 80% है, ऐसे में माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द कर्टन शेल्टर करने का काम वहां कांग्रेस द्वारा किया जाता रहा। अब दूसरी बात, चूंकि वहां 20% हिंदू है, वहां पर 20% जो है वहां पर गैर मुस्लिम आबादी वहां रहती है। और सबसे बड़ी बात यह, अगर बीजेपी के हिसाब से आप केवल अगर आप वहां पॉलिटिकल पावर के हिसाब से देखिए, वोट के लिहाज से देखिए, तो आपको वहां पर बीजेपी के लिए बहुत माइलेज नहीं समझ में आता। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी के लिए वहां वोट बैंक नहीं है तो बीजेपी का इंटरेस्ट वहां पर क्यों है? जिस तरीके से 5 सालों में, बल्कि 5 नहीं 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी बड़े लेवल पर खड़ी हो गई मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, लगातार ये तमाम इनपुट्स आ रहे हैं कि शायद हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार दोबारा रिपीट न करे या बीजेपी दोबारा रिपीट न करे। कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं, कांग्रेस को भी यह लग रहा है कि हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस रिपीट न करे। यानी दोनों को डर सता रहा अपनी कुर्सी छीनने का। अब दोनों को अपनी कुर्सी बचानी है, तो क्या उस कुर्सी बचाने का एक केंद्र बिंदु मेवात बन गया है क्या? और उसके बाद चूंकि चुनाव आ रहा है 2024 का,
तो क्या मेवात में बैठ करके या मेवात के जरिए 545 सीटों का समीकरण ताना बाना बुना जा रहा है क्या? यह अपने आप में बड़ी बात है। अब आपको इसका थोड़ा कनेक्शन भी समझाते हैं। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, यह डिस्क्लेमर है कि हम कोई दावा नहीं कर रहे इसमें कोई पॉलिटिकल मिली भगत है, लेकिन जिस तरीके से प्रोवोकिंग एक्टिविटी हुई है इसमें, यह भी शाश्वत सत्य है। दोनों तरफ से प्रोवोकिंग एक्टिविटी हुई है। पुलिस का यहां पर हीला हवाली वाला रवैया था। जब लगातार इस यात्रा से निकलने से पहले सोशल मीडिया पे वॉर चल रहा था दोनों तरफ से। मोनू मानेसर कह रहा था कि मैं इस यात्रा में शामिल होने आ रहा हूं, उधर से कहा जा रहा था अगर मोनू मानेसर इसमें शामिल होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। पहले से तय था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, बावजूद उसके पुलिस ने कोई इंतजामात क्यों नहीं किए? ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई मकसद था क्या? ये सवाल उठ रहा है, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई क्या? अब आप समझिए, अगर जिस तरीके से जलाभिषेक यात्रा तीसरे साल मेवात से निकल रही थी, 2 सालों में कुछ नहीं हुआ, इस साल चुनाव होना है, क्या उसके पीछे ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट किया गया क्या? अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का सीन क्रिएट हो गया, उसके जरिए वहां पर माइनॉरिटी को विलेन और कहीं ना कहीं जो हिंदू आबादी थी उसको विक्टिम एक तरफ हरियाणा सरकार पेश कर रही, दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार यहां पर बजरंग दल और बीएचपी इनको इस पूरे मामले में विलेन बता रही है और उनका शेल्टर कर रही है। यानी कि दोनों के अपने अपने वोट बैंक हैं। क्या खट्टर सरकार इस मेवात के जरिए ये कोई एक तरह से पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है क्या? ये एक सवाल बनता है। क्योंकि एक बात समझिए, अगर यहां पर माइनॉरिटी के अगेंस्ट अगर मेजॉरिटी विक्टिम साबित हो जाती है तो इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल सकता है पोलराइजेशन की राजनीति के साथ। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की वहां पर सरकार है और अगर कांग्रेस उन तमाम माइनॉरिटी के साथ खड़ी होती है और उन्हें विक्टिम बनाने की कोशिश करती और ये साबित कर देती कि हम उनके साथ जाकर के खड़े होते, तो क्या उस पूरे मेवात के माइनॉरिटी के बहाने क्या उसे राजस्थान में या फिर हरियाणा में यहां पर उस माइनॉरिटी का वोट बैंक मिल जाएगा क्या? ये अपने आप में राजनीतिक पृष्ठभूमि भी हो सकती है। इन सब के बीच सच्चाई यह है कि मेवात में आग लगी, सच्चाई यह है कि मेवात के हालात खराब हुए, सच्चाई यह है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है। अब राजनीति में कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये जो प्यार और जंग है ना, ये दरअसल पॉलिटिक्स में प्यार भी होता है और जंग भी होती है। तो लव एंड वॉर का कॉम्बो है पॉलिटिक्स। तो एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स तो गलत नहीं होगा। तो क्या मेवात भी इसी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया है? ये आप पर भी छोड़ते हैं और मैंने तो कुछ पक्ष रखे हैं, अलग अलग बिंदुओं पर आपको बताने की कोशिश की। अब आप खुद तय कीजिए कि दरअसल मेवात में आग लगाने के पीछे मंशा किसकी है, मेवात के पीछे साजिश रचने वाले कौन हैं और किसको इसका सियासी फायदा मिलेगा और किसे नुकसान होगा। कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर यह रिपोर्ट किसी के खिलाफ लगी हो तो मैं उससे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। और इसके पीछे मकसद किसी को एलिगेट करना नहीं, बल्कि सच्चाई का आईना दिखाना है। नमस्कार।